चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया अगेन इस लेक्चर सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल के जो लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सेंट्रल डोग्मा की पहली स्टेप जो है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, उसको स्टार्ट किया था। और कल के जो लेक्चर है उसमें हमने मोस्ट ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेशन की इनिशिएशन जो प्रोसेस है उसको हमने अच्छे से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कंप्लीट किया है। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज जो है हम उसी को क्या करने वाले बेटा, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो है हमने इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, इन बातों को हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आपको इसके पहले का कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। आज जो है हम इलोंगेशन को लेने वाले हैं, ताकि अब हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो उसमें न्यूक्लियोटाइड का जो एडिंग है, पॉलीमराइजेशन है, वो किस टाइप से होता है, कौन कौन से एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले। चलिए, तो कल के लेक्चर में जो हमने स्टडी किया है उसको थोड़ा हम रिपीट कर लेते हैं, ताकि आपको रिकॉल भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कल हमने देखा था कि ये क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो है उसका डीएस डीएनए है। डीएस डीएनए है। डीएस डीएनए का मतलब डबल स्ट्रैंडर डीएनए है। कैसा डीएनए बेटा? डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और कल हमने देखा था कि डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है ये बैक्टीरिया का है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसको हम ओराइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओराइसी। तो मैंने सपोज किया ये वो पार्ट है जहां से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो इसी को मैंने क्या कहा था, ओराइसी कहा था। तो क्या आपको यहां तक की बात पता है? क्या आपको यहां तक की बात पता है? तो मैंने इसको क्या करके देखा था, इसको और इस डीएनए सेगमेंट को कट करके देखा ओराइसी वाला। तो मुझे यहां पर पता चला कि जो जो ए और थाइमिन जो है, एडेनिन और थाइमिन है, इसका जो जो पेयरिंग है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने इसको क्या कहा था, एटी रिच रीजन कहा था। क्या कहा था? एटी रिच रीजन कहा था। और एटी रिच रीजन का मतलब ये है कि इनमें एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। जो जो हेलिक्स है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, हम ओपन कर सकते हैं। तो यहां तक की बात आपको क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले एक प्रोटीन था जिसका नाम क्या था बेटा, डीएनए। क्या नाम था? डीएन ए प्रोटीन था। और ये डीएनए प्रोटीन क्या किया बेटा, सबसे पहले ये कहाँ पर आके बाइंड किया? डीएनए ए प्रोटीन जो है ये सबसे पहले कहाँ जाके बाइंड किया? ये डीएनए प्रोटीन जो है ये सबसे पहले कहाँ जाके बाइंड किया? तो डीएनए ए नाम का जो प्रोटीन है ये सबसे पहले बाइंड किया कहाँ पर? एटी रिच रीजन पर। तो ये क्या नाम है इसका? डीएनए। तो ये कहाँ पर बाइंड किया? एटी रिच रीजन पर क्या कर गया? बाइंड कर गया। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर इस डीएनए ए ने क्या किया बेटा, रिक्रूट किया किसको? हेलिकेस एंजाइम को। इसने क्या किया? हेलिकेस नाम के एंजाइम को रिक्रूट किया। क्या किया? हेलिकेस नाम के एंजाइम को बुलाया। तो ये देखिए, ये क्या है? डीएनए ए है। ये डीएनए ए है। और इस डीएनए के ए के बाइंड होने के कारण कौन आया? हेलिकेज आया। और ये हेलिकेज क्या कर गया, अब इस एटी रीजन पर क्या कर गया? बाइंड कर गया। और एटी रीजन पर जैसे ही बाइंड किया उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चालू कर दिया। और हाइड्रोजन बॉन्ड को जैसे ही तोड़ा तो यहां पर बन गया रेप्लिकेशन बबल। इसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक रेप्लिकेशन बबल में आपको दो रेप्लिकेशन फॉर्क दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक इस डायरेक्शन में। तो एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर कितने रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे? एक ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क होगा और एक ये वाला रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। मतलब एक रेप्लिकेशन बबल में दो रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए, देन एसएसबी आया। एसएसबी क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। कि हेलिकेज ने जो डबल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक किया है तो ये वापस से रीजॉइन ना हो जाए, रिकॉइल ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए अब कौन आया? एसएसबी आया। और वो सिंगल स्ट्रैंड पर क्या कर गया? बाइंड कर गया। तो ये कौन है बेटा? ये एसएसबी है। ये भी एसएसबी है जो सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड कर गया। और क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है किसको? बबल को। स्टेबलाइज बबल। रेप्लिकेशन जो बबल है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। और देन क्या होगा? देन क्या होगा? उसको स्टेबलाइज करेगा। और क्या करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा और रेप्लिकेशन बबल को मेंटेन रखेगा, ताकि रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती रहे? स्टार्ट
हो जाए और कंटिन्यू चलती रहे। फिर हमने देखा कि जो हेलिकेज नाम का जो एंजाइम था, ये हेलिकेज जो एंजाइम था, ये हेलिकेज क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के कारण क्या हो रही है बेटा, पॉजिटिवली सुपर कॉइलिंग हो रही है। क्या हो रही है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है। और ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग यदि होती रही तो हेलिकेज को काम करने में प्रॉब्लम होगी, मतलब हेलिकेज को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में प्रॉब्लम होगी। दो बात मैंने कल बताई थी कि हेलिकेज ने ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और बबल बनाया, लेकिन बबल के आगे क्या होता गया, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो गई, जिसके कारण डीएनए क्या हो गया, ज्यादा कॉइल हो गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में इसको क्या हो रही है बेटा, प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एंजाइम आया था जिसका नाम था टोपो आइसोमरेज। ये देख रहे हैं, ये क्या था, टोपो आइसोमरेज नाम का एंजाइम था। ये टोपो आइसोमरेज था, क्या नाम था इसको, टोपो आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। तो ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता था, हेलिकेज के आगे आगे देख रहे हैं आप, क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। तो मैंने कल ये भी बताया था इसके पास दो एक्टिविटी होती है, एक न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। और दूसरा एक इसके पास लाइगेज एक्टिविटी होती है जिसकी हेल्प से ये क्या कर रहा है बेटा, लाइगेशन कर रहा है, जिसको कट किया है उसी को अनकोइल करने के बाद क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, सुपर जो कॉइलिंग हो गई थी वापस से क्या हो गई है, रिलीज हो गई। तो आप देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, और अब वो क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, अनकॉइलिंग हो चुका है। फिर मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट जो एंजाइम आता है वो कौन आता है, ये कौन सा एंजाइम है बेटा, ये प्राइमेज है। ये क्या है, प्राइमेज। इसका नाम क्या है, प्राइमेज। प्राइमेज आएगा और प्राइमेज क्या रिलीज करता है बेटा, ये क्या बनाता है, शॉर्ट आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या बनाता है, शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ये शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड का काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है फ्री फ्री 3 days OH प्रोवाइड करना, 3 days OH प्रोवाइड करना। क्योंकि आपको पता है कि जो मेन एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम होता है बेटा। लेकिन इसकी एक नेगेटिव बात ये होती है कि खुद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसको रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए जिसके पास फ्री 3 days OH हो, ताकि ये क्या करता चले जाएगा, बॉन्ड बनाता चले जाएगा और न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्या कर देगा, जोड़ कर देगा। तो क्लियर है आपको, यहां तक की बात समझ में आई। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राइमर है। ये क्या है, प्राइमर है। और प्राइमर का ये जो एरो वाला पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा एंड है बेटा, ये 3 days है। और ये कौन सा दिख रहा है, ये 5 days है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक एक्टिविटी होती है कि ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ले जाता है। मतलब हमेशा 3 8 पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ता चले जाएगा। तो अगेन फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, अगेन फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा, इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता हुआ चले जाएगा। तो क्या आपको यहां तक की बात, कंसेप्ट क्लियर है, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है बेटा, अब हम जो पढ़ेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक की जो प्रोसेस थी वो इनिशिएशन की प्रोसेस थी। अब जो है हम इलोंगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से समझना है बेटा, ध्यान लगा के समझना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं, इजी बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए, अब प्राइमेज के बाद कौन आया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया। डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है, एक एंजाइम है। ध्यान रखिए बेटा, डीएनए जो है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है एक एंजाइम है। और ये क्या करता है बेटा, पॉलीमराइजेशन करता है। क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है बेटा, कि ये ऐड करेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड को। कौन से, डी एनटीपीज को, न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, ऐड करता है। अब क्वेश्चन है कि किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है बेटा, डायरेक्शन ये है कि हमेशा ये 5 days से 3 days डायरेक्शन में क्या करेगा, ऐड करता जाएगा। मतलब जो पुराना न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड एंड पर क्या करते जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चले जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कोई गलती से, मिस्टेक से, या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है तो उसको ये क्या कर देता है, रिमूव भी कर देता है। और उसी को क्या कर देगा, रिप्लेस करके क्या कर देगा बेटा, उसको जो है क्लियर तरीके से क्या कर देगा, करेक्ट नाइट्रोजनस जो बेस होता है उसको ऐड भी कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये क्या है,
ये व्हाइट कलर वाले आपको जो दिख रहे हैं वो क्या है, ये प्राइमर है। ये क्या है, ये प्राइमर है। ये भी क्या है, प्राइमर है। ये क्या है, ये भी प्राइमर है। ये क्या है, ये भी प्राइमर है। तो आप देख रहे हैं कि ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये क्या करेगा, अब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ये क्या है, डीपी थर्ड। डीपी थर्ड का मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आप देख रहे हैं ये रेड कलर के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है। मतलब इस एरो का मतलब आप समझिए बेटा, इस एरो का ये वाला जो होता है ये 5 डेज एंड होता है और ये वाला जो होता है 3 डेज वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डेज एंड है, यहाँ पर 3 डेज एंड है। तो ये क्या करेगा, इसके 5 डेज इसके 3 डेज पर लगातार क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है। क्या कर रहा है, लगातार न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है। तो क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई कि डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है। तो डीएनए जो पॉलीमरेज है वो क्या करता है, इन प्राइमर जो प्राइमेज रख के गया है उस प्राइमर पर क्या करेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ये डीएनटीपीस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये डीएनटीपीस को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए। तो आपको क्लियर हुआ, इस जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका काम है प्राइमर की हेल्प से पॉलीमराइजेशन करना, पॉलीमर बनाना किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और ये जो बन रहा है वो नया वाला बन रहा है। तो आपको बात क्लियर हुई। देखिए अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में काम करता है। तो कैसे, जैसे सपोज ये 5 प्राइम हुआ तो ये 3 प्राइम पर जा रहा है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को कहां जोड़ते जा रहा है, 3 प्राइम पे। तो बताइए पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होगा, तो पेरेंटल स्ट्रैंड कैसा होगा, ये 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा बेटा, ये 3 प्राइम होगा। तो इधर ये 5 प्राइम है तो इधर क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो हमेशा जो है वो क्या करेगा, यदि पेरेंटल डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम पे है तो नया जो डीएनए बनाएगा वो नया डीएनए हमेशा कैसा बनाएगा बेटा, 5 प्राइम से उठाएगा और न्यूक्लियोटाइड को 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता जाएगा, जोड़ता चले जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। और ये यदि 5 प्राइम है और ये यदि 3 प्राइम है तो ये इधर से न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, किधर से, इधर से, ये 5 प्राइम हो जाएगा और इधर से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ क्या कर देगा, चला जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई, कि आपको ये बात समझ में आई कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नाम का एंजाइम है वो पॉलीमराइज करता है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। ये बात आपको समझ में आना चाहिए और न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़े। ध्यान रखना ये हेलिकेज अपना काम कर रहा है, हेलिकेज भी अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जा रहा है और इस रेप्लिकेशन बबल को और क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। रेप्लिकेशन को क्या करते जा रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब देखिए, अब देख पा रहे हैं कि ये रेप्लिकेशन को क्या हो गया, रेप्लिकेशन जो बबल है और लार्ज हो गया। इसका मतलब ये लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता जा रहा है, तोड़ रहा है। ये लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जा रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब इसको दो पार्ट में समझिए बेटा। यदि आप इसको यहां से समझते हैं इधर की साइड या इधर की साइड तो दोनों एक ही बात है। तो हम अच्छे से समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है, ये डीपी जो एंजाइम है, ये देखिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये क्या कर रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता करता जा रहा है। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है, किधर जा रहा है बेटा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। आप देख रहे हैं यहां से स्टार्ट किया था, पिछले डायग्राम में यहां था, तो अब उसने क्या किया, हेलिकेज ने डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, आगे बढ़ता गया। तो ये आप क्या कर रहा है, अपना मूव करता जा रहा है। क्या करते जा रहा है, मूव करते जा रहा है। ये यहां था तो ये यहां पर आ गया, ये यहां था तो अब ये यहां पर चले गया, और यहां पर जो था वो यहां पर आ गया। तो इस टाइप से वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जा रहा है। क्या करता है, ऐड कर रहा है। पर आप ये देखेंगे कि यहां से यहां तक देखेंगे इधर, तो इधर रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द रेप्लिकेशन वर्ड। ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, टू वर्ड फोर्क। किधर जा रहा है, टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क। और यहां देखेंगे तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन वर्क। अब देख रहे हैं यहां से किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम जा रहा है। तो ये किधर जा रहा है, अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम फोर्क। ये फोर्क से किधर जा रहा है, दूर भाग रहा है। यहां पर देखेंगे तो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, यहां देखेंगे तो रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जा रहा है। अब यहां देखिए इधर की साइड, इधर देखेंगे तो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, इधर देखिए रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है, और इधर रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जा रहा है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई,
क्या आपको बात समझ में आई कि किधर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है और किधर की तरफ वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चले चले। ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। अब चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। क्या याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो लगातार रेप्लिकेशन 4 की तरफ क्या करता जा रहा है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ क्या कर रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। तो जिधर की तरफ लगातार न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या कर रहा है, वो डीएनए को लगातार जोड़ते जा रहा है, डीएनए को लगातार जोड़ते जा रहा है। लेकिन देखिए यहां पर गैप है, यहां से प्राइमर को स्टार्ट किया, कम न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, फिर प्राइमर आया, फिर न्यूक्लियोटाइड जोड़ा। तो इसका मतलब क्या है, यदि इस पार्ट में यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या करता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जा रहा है, जबकि यहां पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो यहां से इधर देखेंगे, इधर देखेंगे तो यहां पर ये कंटिन्यूअस स्ट्रेन हुआ, लगातार रेट कर रहा है। यहां पर देखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, इसको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। तो एक बात आपको याद रखना है, मेरी बातें ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि मेरी बातें यदि आप समझ गए तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो थ्योरेटिकल जो लाइनें हैं उनको आप समझ पाएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रहा है उधर लगातार न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा है, तो ऐसे स्ट्रेन को क्या कहेंगे बेटा, कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। देख रहे हैं आप, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेन है। क्या है बेटा, कंटिन्यूअस स्ट्रेन है। ये किधर जा रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रेन की तरफ जा रहा है। लेकिन जिधर लगातार दिख ही नहीं रहा है उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस कह रहे हैं। बात समझ आ गया। दूसरा, अब इधर भी देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी वो क्या कर रहा है, लगातार जोड़ते जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। और इधर देखिए डिसकंटिन्यूअस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, इसलिए इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेन कहेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई। तो यदि इस फोर्क को देखेंगे तो ये रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रहा है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ जा रहा है, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, या बोल सकते हैं इसको, या आप इसको बोल सकते हैं क्या, लीडिंग स्ट्रेन। मोस्ट टाइम पे बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस स्ट्रेन को लीडिंग स्ट्रेन कहा जाता है, तो जो कंटिन्यूअस होता है और जो टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जा रहा है उसको क्या कहेंगे, हम लीडिंग कहेंगे। जबकि जो रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जा रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे, लेगिंग स्ट्रेन कहेंगे। यहां तक की बात समझ में आई। इधर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीडिंग स्ट्रेन हो जाएगा। और इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेगिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेगिंग स्ट्रेन हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस डायरेक्शन में इस फोर्क में क्या हो रहा है, इस फोर्क में क्या हो रहा है। तो क्लियर हुआ, जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेन स्टेप है वो इलोंगेशन है, जिसमें मेन पार्टिसिपेट जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। अब एक बात और, ये एंजाइम जो है बेटा वो लगातार न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है, लगातार न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये गलती नहीं करेगा, ये गलती करता है। हो सकता है एडेनिन के साथ थाइमिन जोड़ने की बजाय वो कुछ और जोड़ दे, साइटोसिन जोड़ दे, या गुआनिन में साइटोसिन की बजाय वो एडेनिन जोड़ दे, तो ये मिस्टेक हो सकती है उससे। तो बेटा इसके पास एक अच्छी एक्टिविटी होती है जिसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। ये प्रूफ का करता है कि मैंने जो ऐड किया है वो सही है, और यदि बाय चांस कोई गलती से ऐड कर दिया है तो वो क्या करता है बेटा, वो वापस, अभी देखिए ये किधर जा रहा था, 5 प्राइम से 3 प्राइम में जा रहा था, तो ये गलती कर दे तो 3 प्राइम से किधर भी जा सकता है, 5 प्राइम भी जा सकता है। मतलब डीएनए पॉलीमरेज 2 डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो पॉलीमराइज कर रहा है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, जबकि कोई गलती होने पर वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर रहा है 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये जाता 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, लेकिन वापस कब आएगा,
जब कोई मिस्टेक कर देगा, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं लेकिन गलती हो जाए तो मुझे 5 से वापस 3 डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा बेटा, मूव करना पड़ेगा। तो यह क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ कि ये क्या कर रहा है, किस कंडीशन में जो है वर्क करता है। तो ये किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है। तो चलिए इसको थोड़ा हम अच्छे से और समझते हैं। यहां तक की बात आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ मेन एंजाइम। कौन सा बेटा एंजाइम है, मेन एंजाइम है। आपको ये बात ध्यान रखना है, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस ऑफ व्हाट, न्यू डीएनए, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रेन। ध्यान रखना ये वही एंजाइम है बेटा जो डीएनए, जो नया डीएनए बनेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा है, मेन एंजाइम है जो सिंथेसिस कर रहा है नए डीएनए की। तो यहां तक कोई डाउट। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है आर आर क्या है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो आप अभी देख पाए होंगे कि इसकी पहले की स्लाइड में ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। पर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है तो किसके सहारे ऐड कर रहा है बेटा, वो ओल्ड स्ट्रैंड के सहारे कर रहा है। मतलब जब तक दूसरा डीएनए नहीं होगा, पेरेंटल डीएनए नहीं होगा, तब तक ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाएगा और नया डीएनए सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो किस पर डिपेंड है, ओल्ड डीएनए पर डिपेंडेड है। ओल्ड डीएनए पर डिपेंडेड, नया डीएनए भी बना रहा है और पुराने पर डिपेंडेड है। तो इसके इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। इसका मतलब है दे यूज डीएनए एज अ व्हाट, टेम्पलेट। क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, टेम्पलेट। टेम्पलेट वर्ड का मतलब समझ टेम्पलेट जो वर्ड है उसका मीनिंग समझ में आया, टेम्पलेट जो वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आया, क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए रीड कीजिए इसको। चलिए, तो अभी हमको क्या समझ में आया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है और ये टेम्पलेट पर डिपेंड करता है। टेम्पलेट कौन होता है, जिसका डीएनए नया बनाया जा रहा है। बात समझ आ रहा है, पेरेंटल डीएनए का एक वो स्ट्रेन जिसका नया डीएनए बनाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट कहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है बेटा, एड न्यूक्लियोटाइड्स। एड न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है डीएनटीपीएस की बात कर रहा हूं मैं। तो एड न्यूक्लियोटाइड इन द कौन सी डायरेक्शन में काम करता है बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है और ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, मतलब आईएमपी है, आईएमपी है। ये क्या रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम है रिक्वायर्ड। अब ऐसा है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम में जा रहा है तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट हुई थी, अभी मैंने बताया था कि इसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइमर। और प्राइमर के पास क्या होता है बेटा, OH होता है। और किस डेज पर होता है, 3 डेज पर होता है। तो ये आपको बात समझ में आई। और ये क्या होता है, 5 प्राइम होता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम है इसको रिक्वायर होती है किसकी, फ्री 3 डेज OH की। क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज ये फ्री 3 डेज OH के बिना न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, नया न्यूक्लियो जो डीएनए है वो नहीं बना पाएगा। और ये फ्री 3 डेज OH कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ये कौन कर रहा है, पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है, प्राइमर कर रहा है। कौन कर रहा है, प्राइमर कर रहा है, प्राइमर कर रहा है। और प्राइमर क्या है, शॉर्ट आरएनए, आरएनए के क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, तो इसके पास क्या है बेटा, इट पोजेसेस पॉलीमरेज एक्टिविटी। कौन सी डायरेक्शन में, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में
पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। कौन सी डायरेक्शन में? 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में क्या होती है? पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये है कि ये 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में 3 डेज एंड पर क्या करते जाएगा? न्यूक्लियोटाइड को एड करता चले जाएगा, इसलिए इसको पॉलीमरेज कहते हैं। और ये क्या काम करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है लगातार न्यूक्लियोटाइड को एड करना। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? और एंड इसके पास एक्टिविटी होती है कि यदि गलती की जाए तो वो वापस भी जा सकता है 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में। तो यदि ये 5 से 3 डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको पॉलीमराइजेशन कहेंगे और पॉलीमरेज एक्टिविटी है। लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 3 से 5 प्राइम में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है, ये क्या करती है? मेंटेन रेप्लिकेशन, इट मेंटेन रेप्लिकेशन। ये क्या मेंटेन करेगा बेटा? ये आप सोचिए कि ये जो प्रूफ रीडिंग है ये क्या करता है? हेल्प इन मेंटेन अनवांटेड डीएनटीपीस। अनवांटेड जो डीएनटीपीस है उसको क्या करता है? कोई गलती से जोड़ ना दे जाए उसको क्या कर देगा? वो रिमूव कर देगा। तो मेंटेनिंग अनवांटेड डीएनटीपीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन के समय में अनवांटेड जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है उसको क्या कर लेगा बेटा? मेंटेन कर लेगा और रिमूव कर देगा। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या काम कर रहा है? चलिए, अब मैंने अभी आपको बताया था कि 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक तो बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड जिसको कंटिन्यूअस कहेंगे, कि जिधर डीएनए पॉलीमरेज जो है लगातार डीएनए को ऐड कर रहा है उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे या तो लीडिंग कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप ध्यान से समझिए बेटा। सपोज सपोज ये जो है ये पेरेंटल डीएनए है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नया डीएनए बनेगा वो किधर बनेगा? वो ये प्राइमर है 5 प्राइम वाला, तो इधर 3 डेज है, तो 3 डेज पर वो क्या करता जाएगा? जोड़ता चले जाएगा। ये 3 डेज पर क्या करता चले जाएगा? जोड़ता चले जाएगा। 3 डेज पर क्या करता जाएगा? जोड़ता जाएगा। तो हमेशा ये न्यूक्लियोटाइड 3 डेज एंड पर जोड़ दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पर तो काम करता है, लेकिन पेरेंटल डीएनए जो होगा वो पेरेंटल डीएनए कैसा रीड कर रहा है? अब पेरेंटल डीएनए को देख रहे हैं। पेरेंटल डीएनए कैसा होगा? जब नया डीएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है तो पेरेंटल डीएनए कैसा होगा? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आप देख रहे हैं, तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डायरेक्शन में ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये वाला 5 प्राइम है यहाँ पर, ये नया जो दिख रहा है ये 5 प्राइम है यहाँ पर। तो ये किधर जा रहा है? 3 डेज एंड की तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 से 3 डेज जा रहा है। तो ये किधर होगा? ये उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? आगे बढ़े चले। तो जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड होगा उसकी पोलरिटी क्या होगी बेटा? 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में होगा। देखिए 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन होगा, तो ये इधर से क्या कर रहा है बेटा? पढ़ना इसको स्टार्ट किया। ये 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में रीड कर रहा है स्ट्रैंड को और बनाओ खुद किसका रहा है? 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ये बात? ये क्लियर है? क्लियर हुआ? पेरेंटल डीएनए 5 प्राइम, ये पेरेंटल डीएनए जो है वो किधर है? ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। ये पेरेंटल डीएनए। नया किधर बनेगा? ये 5 प्राइम से किधर जाएगा? 3 प्राइम में जाएगा। किधर जाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम जाएगा। तो पेरेंटल डीएनए 5 से न्यू डीएनए जो है, न्यू जो डीएनए है वो 5 से 3 में है, लेकिन जो ओल्ड डीएनए है वो 3 to 5 में है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड जो होगा वो कैसा होगा? पोलरिटी 3 to 5 होगी। और जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए होगा कंटिन्यूसली इन 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ क्या करता चले जाएगा? कंटिन्यूस सिंथेसाइज करता चले जाएगा। तो क्या आपको यहां समझ में आया? और जिधर लगातार बनेगा वहां पर केवल एक प्राइमर की जरूरत है, एक प्राइमर की जरूरत है। देखिए बेटा, यहां पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ऐसा है क्योंकि बेटा वो एंजाइम जो है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है उस पर भी उसको न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, तो उसको इस कंडीशन में मल्टीपल प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। मल्टीपल प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहां पर एक ही न्यूक्लियोटाइड एक ही प्राइमर की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन यह बार बार उसको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए तो अब इसको आगे समझते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात करते हैं, लेगिंग लेगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं या डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड की बात करते हैं। तो बेटा जब एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम में है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, ये वाला। तो नया जो डीएनए बनेगा वो किधर बनेगा, जो नया डीएनए बनेगा अब वो 5 प्राइम से इधर की तरफ जाएगा। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? यदि इसकी बात करें तो ये याद रखना है, यदि इसकी बात करें तो ये याद रखना है। डायरेक्शन नहीं भूलना है बेटा, डायरेक्शन नहीं भूलना है। डायरेक्शन भूल गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि उसने डीएनए की स्ट्रैंड के बारे में पूछा है तो आप 100% कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत जो है वो आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इसका कैसा होगा बेटा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये कैसा होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। और न्यू डीएनए जो स्ट्रैंड होगा, न्यू डीएनए जो डिसकंटिन्यूअसली होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। और किधर जा रहा है बेटा, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। आपको एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है, जो लेगिंग है, सॉरी लीडिंग है, जो लीडिंग है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग जो होता है वो किधर जाता है, टूवर्ड टूवर्ड फॉर्क। किधर जाता है, टूवर्ड फोर्क। और जो लेगिंग है, जो लेगिंग है, वो लेगिंग जो है वो किधर जाएगा, अवे अवे फ्रॉम फोर्क। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो किधर काम करते जा रहा है, किधर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है? ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब दूसरी बात, अब डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहां पर ये लगातार रेड कलर वाले, लगातार रेड कलर वाले क्या ऐड कर रहा है बेटा, लगातार ऐड जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है, तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट है ओकाजाकी, उनकी सरनेम के बेस पर ये लिखा गया है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसी को हमने लीडिंग स्ट्रैंड कहा था। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड ही है डीएनए के, जो क्या कर रहे, क्या किया जा रहा है, उसको डिसकंटिन्यूअस आर्म पर लगातार क्या करते जा रहा है, जोड़ रहा है। ये आप देख रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस पर भी ऐड किया जा रहा है। तो यहां तक का आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। चलिए तो सिंथेसाइज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ दिस आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर से जो जोड़ा गया है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो नथिंग बट वो डीएनए है बेटा, क्या है, डीएनए। और दिस फ्रेगमेंट्स लेटर क्या कर दिया जाता है, लाइगेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इस टाइप से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, बढ़ता चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये लगातार हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है, और जो रेप्लिकेशन बबल है उसका साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इधर क्या हुआ, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर दिया, जोड़ते चले गया। ये है लीडिंग स्ट्रैंड, ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड किधर जाएगी, टूवर्ड रेप्लिकेशन फोर्क। और ये क्या है, ये है लैगिंग स्ट्रैंड, ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड, जो किधर जा रही है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जा रही। तो ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उनको जोड़ दिया। लेकिन अब ये बात आती है कि भैया डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बनेगा उसमें आरएनए प्राइमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। एक समय के बाद प्राइमर को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहां बताया था आपको, दो एरो बताए थे, दो प्राइमर बताए थे सपोज, या दो न्यूक्लियोटाइड बताए थे। तो यहां पर एक एंजाइम आया, इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। क्या नाम है बेटा,
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है? इसका काम होता है रिमूव प्राइमर। इसका नाम क्या होता है? रिमूव प्राइमर। क्या काम होता है? रिमूव प्राइमर। और क्वेश्चन ये है कि ये प्राइमर को हटाता है, प्राइमर को हटाएगा, क्योंकि हमको प्राइमर की जरूरत नहीं है तो इसको हटाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि प्राइमर को हटाने के लिए एक नए एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई जिसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है प्राइमर को किस डायरेक्शन में हटाता है? तो बेटा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही हटाता है। जिधर पॉलीमराइजेशन हो रहा था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम कर रहा था, उसी डायरेक्शन में वो क्या करता जा रहा है? हटाता जा रहा है। इसी डायरेक्शन में प्राइमर को क्या करेगा? हटाएगा। ये इस डायरेक्शन में प्राइमर को हटाएगा। क्या बात आपको समझ में आई? ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही क्या करता है? क्या करेगा? क्या करेगा बेटा? प्राइमर को रिमूव करेगा। और आप देख पा रहे हैं प्राइमर को रिमूव करने के बाद यहां पर क्या आ चुकी है? गेप आ चुकी है। ये देख रहे हैं आप? ये गेप आ चुकी है। ये क्या है बेटा? ये गेप है। ये आप देख रहे हो? ये क्या है? ये गेप है। ये क्या है? ये गेप है। ये क्या है? गेप है। ये देख रहे हैं? ये गेप बन गई है। प्राइमर को पॉलीमरेज 1 ने हटा तो दिया, प्राइमर को पॉलीमरेज 1 ने हटा तो दिया, लेकिन वहां पर एक गैप क्रिएट हो गई। तो इसी गैप को फिल करने का काम भी वही एंजाइम करता है। अल्सो फिल गैप, अल्सो फिल गैप इन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? अल्सो फिल गैप इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में ये न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को हटाएगा और उसी डायरेक्शन में क्या कर देगा? नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये पॉलीमरेज फर्स्ट जो है प्राइमर को रिमूव करेगा इसी डायरेक्शन में, और अल्सो फिल द गैप सेम डायरेक्शन 5 डेज से 3 डे डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? पूरा न्यूक्लियोटाइड हट गया है, इसलिए वहां पर गैप क्रिएट हो गई है। और ये काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें, यहां देख रहे हैं, यहां पर अभी अभी जो थी वो गेप थी। यहां पर देख रहे हैं थोड़ा साइज जो है वो गेप का ज्यादा है। गेप का साइज क्या था? ज्यादा था। ये गेप किसने क्रिएट की थी? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने प्राइमर को हटाने के कारण क्रिएट की थी। अब इस गैप को कौन भरेगा? इस गैप को कौन फिल करेगा? इस गैप को अगेन वही एंजाइम जिसने गैप बनाई डीएनए पॉलीमरेज 1, वही क्या करेगा? फिल कर देगा। तो यहां पर अब गैप नहीं बची बेटा। यहां पर तो गैप जो गैप है फिल बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैसे फिल किया बेटा? बाय एडिंग डीएनटीपीज, बाय एडिंग डीएनटीपीज। तो अब गैप तो फिल कर दी, लेकिन अब छोटी सी स्ट्रक्चर बन गई है यहां पर। अब देख रहे हैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बच गया है, यहां पर छोटा सा पॉइंट बन गया, यहां पर छोटा सा पॉइंट बन गया। तो इसको आप कहेंगे निक। क्या कहेंगे? निक कहेंगे। क्या कहेंगे? निक कहेंगे। क्या कहेंगे? निक। तो गैप पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, जिसका जो क्या है वो पूरा न्यूक्लियोटाइड वहां से एब्सेंट है, लेकिन निक क्या है? एक छोटा नाइट्रोजनस बेस जो है वहां एब्सेंट है, उसको हम समझ सकते हैं। तो जो निक है वो स्मॉल पोर्शन गैप है, और जो जो गैप है वो लार्ज पोर्शन वाला एम्प्टी स्पेस है, जिसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा फिल किया जाता है। तो क्या आपको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की और डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी समझ में आई? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी आपको समझ में आई? चलिए, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो क्या करता है बेटा? रिमूव। किसको रिमूव करता है? प्राइमर्स को। किसको रिमूव करता है? प्राइमर्स को रिमूव करता है। फ्रॉम कहां से? लेगिंग स्ट्रैंड। ऐसा क्यों बेटा? लेगिंग स्ट्रैंड पर क्यों? क्योंकि लेगिंग स्ट्रैंड पर क्या होगा? बहुत सारे क्या होंगे? प्राइमर्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लेगिंग डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, क्योंकि ये की एंजाइम दो स्ट्रैंड पर एक साथ काम नहीं कर सकता, तो वो एक तरफ कंटिन्यूअस काम करता है और दूसरी तरफ
प्राइमर को बार बार रिलीज करता है और न्यूक्लियोटाइड ओका जाके फ्रेगमेंट को रिलीज करते चले जाता है। तो आपको ये बात समझ में आई। तो यहां पर क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है जिधर डिसकंटिन्यूअस बन रहा है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और वहां पर लगातार क्या कर रहा है, प्राइमर को रिमूव कर रहा है। इट्स इट्स कौन सी डायरेक्शन में उसको क्या कर रहा है बेटा, वो हटा रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है रिमूव प्राइमर फ्रॉम लैगिंग स्ट्रैंड बाय यूजिंग इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये मोस्ट आईएमपी है बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये आपकी किधर की डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिल द गैप, जो गैप है, फिल द गैप जो आई है, जो फिल द रिजल्टिंग गैप विथ विथ डीएनए, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपीस, या हम बोल सकते हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, या डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है उसके द्वारा क्या करता है बेटा, एक गिफ्ट फिल कर देता है यूजिंग यूजिंग पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होती है इसके पास कैसी होती है, 5 प्राइम से 3 डेज प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। तो क्या आपको बात समझ में आई? ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। इसी को हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कह सकते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या कहेंगे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ होगी कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। इट परफॉर्म प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी न्यूली सिंथेसाइज। बात समझिएगा बेटा, न्यूली यदि सिंथेसाइज डीएनए है, नया डीएनए है, नया डीएनए है, और यदि उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करना है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में जाएगा। 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में जाएगा। ये भी उसके पास क्या है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके पास 2 एक्टिविटी है बेटा, इसके पास 2 एक्टिविटी है। एक एक पॉलीमराइजेशन की जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो दोनों डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में और 3 प्राइम से 5 प्राइम में। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है रोंग जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करना। किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम में, या तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में। लेकिन जो मेन परमानेंट काम होता है पॉलीमराइजेशन का, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो अब क्या हुआ कि जो यहां पर हमने निक देखा था, अभी हमने यहां पर जो निक देखा था, उस निक को फिल करना पड़ेगा। उस निक को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। उस निक को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो इस निक को फिल करने के लिए अगेन एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई। उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, उस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए लाइगेज। ये कौन है, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज जो है फेविकोल का काम कर रहा है बेटा। ये डीएनए लाइगेज जो है, एक हंसता चेहरा देख रहे हैं, ये हमेशा रिलेशन को क्या करता है, स्ट्रोंग बनाता है। मतलब ये गैप को क्या करता है, फिल करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये डीएनए जो है, ये डीएनए भी लगातार है, ये डीएनए भी इधर लगातार है, और इधर आप देखेंगे तो ये डीएनए भी एक लगातार बन गया, कंटिन्यूस बन गया। ये 5 प्राइम था तो इधर ये इसका 3 प्राइम है, और यदि ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। क्या आपको बात समझ में आई? सॉरी, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो ये किधर होगा, ये 3 प्राइम होगा। ये 3 प्राइम, ये 5 से 3, ये पेरेंटल स्ट्रैंड, और 5 से 3 न्यू स्ट्रैंड। क्या आपको समझ में आया? ये 3 टू 5, और नया स्ट्रैंड कैसा बनेगा, 5 टू 3। ये आपको अच्छे से बात समझ में आ होगी। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, डीएनए लाइगेज का काम होता है बेटा, निक जो क्रिएट हो चुकी थी, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया था, उसको फिल करना। उसको क्या करना, फिल करना, ताकि दोनों डीएनए जो ओल्ड वाला है, ओल्ड डीएनए और जो न्यू डीएनए है, ओल्ड डीएनए और न्यू डीएनए, ये ओल्ड डीएनए जो है और न्यू डीएनए जो है वो क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ओल्ड डीएनए और न्यू डीएनए की जो स्ट्रैंड है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है, एक लाइन में डीएनए लाइगेज का काम होता है सील करना। चलिए, डीएनए लाइगेज जो होता है सील, निक क्या करेगा बेटा,
निक, सील करेगा किसको, निक को, बिटवीन एडजस्टमेंट किसको, फ्रेगमेंट, कौन से फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओका, क्या कहेंगे, ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है उनको क्या करेगा बेटा, ज्वाइन कर देगा ऑन द ऑन द ऑन द न्यू ऑन द न्यू डीएनए ऑन द न्यू डीएनए स्ट्रेन ऑन द न्यू डीएनए स्ट्रेन ऑन द न्यू डीएनए स्ट्रेन, नए डीएनए में जो ऐड किए गए थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट उनको क्या कर देगा बेटा, जोड़ देगा। तो इट फॉर्म क्या करता है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करता है बिटवीन 3 डेज OH, किसका, ये 3 डेज OH है बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड का 3 डेज OH ऑफ वन फ्रेगमेंट, और दूसरे का 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन वाला होगा, दूसरा का फास्फेट वाला होगा। ये आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पढ़े थे, पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, पॉलीमर बनाया था, तो मैंने बताया था एक न्यूक्लियोटाइड का 3 डेज OH दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 डेज OH के साथ क्या करेगा बेटा, जुड़ेगा फास्फेट के साथ। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर आ गई होगी। ये किसका है, फास्फेट, नेक्स्ट फ्रेगमेंट का है। तो एक फ्रेगमेंट का 3 डेज OH और नेक्स्ट फास्फेट, नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड उसका क्या होगा, फास्फेट होगा 5 डेज वाला। तो डीएनए लाइगेज रिक्वायर्ड ATP, बेटा ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करना ATP को खर्च करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको हेलिकेज जब पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था बेटा कि हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बॉन्ड को तोड़ना और बॉन्ड को बनाना दोनों एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो क्या आपको यहां तक की बात क्लियर हुई, इलोंगेशन समझ में आया। इस टाइप से डीएनए का रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है, और एंजाइम क्या कर रहे हैं, हेल्प करते चले जा रहे हैं। चलिए, मोस्ट टाइम पे जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1 में क्या डिफरेंस है। चलिए, ये है डीएनए पॉलीमरेज 1, और डीएनए पॉलीमरेज 1 हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है बेटा, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 की जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी जो एक्टिविटी है पॉलीमराइजेशन की वो किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। तो सेम एक्टिविटी किसके पास होती है, सेम एक्टिविटी किसके पास होती है, सेम एक्टिविटी किसके पास होती है, सेम एक्टिविटी होती है किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास। तो जो एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 3rd के पास है वही एक्टिविटी किसके पास है, 1 के पास है। जो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी 3rd के पास है वही एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास भी है। चलिए, दूसरी बात, ये डीएनए को किस डायरेक्शन में रीड करता है, ये पेरेंटल डीएनए को किस डायरेक्शन में रीड करता है, ये 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में रीड करता है। पेरेंट को इस डायरेक्शन में पढ़ता है और नया बनाता इस डायरेक्शन में। पुराने डीएनए को, पेरेंट डीएनए को इस डायरेक्शन में पढ़ता है और नया इस डायरेक्शन में बनाता है। इसका मतलब दोनों डायरेक्शन अलग है। पेरेंटल डीएनए को पढ़ता है 3 प्राइम से 5 प्राइम में और नया बनाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। तो पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी जो 3rd के पास है वैसे वैसे एक्टिविटी 1 के पास है, और रीड करने की एक्टिविटी जो इसके पास है वो सेम की सेम किसके पास है, इसके पास भी है। तो ये किस डायरेक्शन में पढ़ता है बेटा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो क्या यहां तक की बात समझ में आई, ये जो एक्टिविटी दोनों यहां पर थी, यहां पर थी, सेम टू सेम यहां पर भी, सेम टू सेम यहां पर भी। लेकिन इसके पास एक एक्टिविटी होती है जो केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास है। वो कैसी है बेटा, 3 प्राइम से 5 प्राइम में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। 3 प्राइम से 5 प्राइम में जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है बेटा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। इसका मतलब यह है कि यदि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया है तो उसको उल्टी डायरेक्शन में जाके जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस डायरेक्शन में, लेकिन गलती हो गई तो वापस भी आ सकता है, वापस भी आ सकता है। तो ये एक्टिविटी
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के पास होती है। तो सेम टू सेम एक्टिविटी ये किसके पास होती है, सेम टू सेम एक्टिविटी जो है 3 डेज से 5 डेज वाली किसके पास होती है, इसके पास भी होती है। किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज 1 में 3 एक्टिविटी सिमिलर है। क्या है बेटा, रीड करना पेरेंटल डीएनए को 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में, दूसरा पॉलीमराइजेशन करना 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में। लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा कि जो डिले पॉलीमरेज 1 है इसके पास एक एक्स्ट्रा जो होती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करना, प्राइमर को रिमूव करना। क्या बात समझ में आई, प्राइमर को रिमूव किया था उसने किस डायरेक्शन में, प्राइमर को रिमूव किया था उसने किस डायरेक्शन में, प्राइमर को रिमूव किया था उसने किस डायरेक्शन में, प्राइमर को रिमूव किया था उसने किस डायरेक्शन में, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में। डीएनए पॉलीमरेज 1 पेरेंटल को पड़ता है 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, तो सॉरी 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में, तो दोनों पढ़ते हैं, 1 भी पढ़ता है, थर्ड जो है वो भी पढ़ता है। पॉलीमराइजेशन 5 डेज से 3 डायरेक्शन करता है, दोनों करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में होती है, वो भी दोनों करते हैं। लेकिन 1 के पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई, वो कौन सी बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहां से कंसेप्ट यदि पूछा जा रहा है, एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जा रहा है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए देखिए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी जो है वो किसके पास कौन सी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पहले समझते हैं। थर्ड के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम थी, तो वो भी किसके पास थी, फर्स्ट के पास थी। टेम्पलेट को रीड करने की एक्टिविटी 3 डेज से 5 डेज थी, तो वो तो 3 डेज 5 डेज फर्स्ट के पास भी। तो जो फर्स्ट के पास है या थर्ड के पास दोनों कॉमन है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थर्ड के पास केवल 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में थी, जबकि यहां पर दोनों है, दोनों है। तो इसलिए ये मेन बिल्डर है, मेन न्यूक्लियोटाइड बनाता है, मेन डीएनए को बनाता है, जबकि ये प्राइमर को क्या करता है, रिमूव करता है। इसका काम क्या है बेटा, प्राइमर को रिमूव करता है। तो यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 किस डायरेक्शन में प्राइमर को रिमूव करता है, वो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, रिमूव करता है किसको, प्राइमर को। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। और ये क्या करता है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस डायरेक्शन में करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में डायरेक्शन करता है। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। तो क्लियर है, क्लियर है, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई। चले अब बात करते हैं टर्मिनेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन में ये एंजाइम जो है लगातार ऐड करता चले जाएगा, लगातार ऐड करते चले जाएगा, और किस टाइप से अब इसका टर्मिनेशन होगा। तो आप देखिए ये हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है, ये हेलिकेज जो एंजाइम है, ये हेलिकेज क्या कर रहा है बेटा, ये हेलिकेज जो है लगातार हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जा रहा है इस डायरेक्शन में। और ये हेलिकेज जो है, ये हेलिकेज जो है ये इस डायरेक्शन में लगातार क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जा रहा है। रेप्लिकेशन बबल बन गया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, लगातार नया डीएनए क्या कर रहा है, बनाया। ये यहाँ पर प्राइमर आया, ये प्राइमर है, यहाँ पर प्राइमर है, ये प्राइमर लगाया, और डीएनए को क्या कर दिया उसने, लगातार ऐड करता चले गया। ये क्या कर दिया, डीएनए को लगातार ऐड कर दिया। तो इस टाइप से डीएनए क्या होता चले जाएगा, बनता चले जाएगा। डीएनए क्या होता चले जाएगा, बनता चलेगा। बात समझ में आई। डीएनए क्या होगा, बनता चले जाएगा। डीएनए क्या होगा, बनता चले जाएगा। डीएनए क्या होगा, बनता चले जाएगा। किस डायरेक्शन बनेगा, ऐसे। इस टाइप से डीएनए क्या होता चले जाएगा, लगातार बनते चलेगा। इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। तो आपको बात समझ में आई। तो टोटली डीएनए जो है बाद में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। डीएनए जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद में उसको क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेप्लिकेशन बबल है या रेप्लिकेशन पॉइंट है, इसको हमने ओरिसी कहा था। ये क्या था बेटा, ओरिसी कहा था। ये क्या है, ओरिसी है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कह सकते, ओरिसी है। यहां से हेलिकेस इस डायरेक्शन में भी गया था, हेलिकेस इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब दोनों हेलिकेस यहां पर आकर पहुंच चुके हैं। ये एक हेलिकेस यहां पर आके पहुंच गया,
एक हेलिकेस यहाँ पर आके पहुंच गया, यहाँ पर आके पहुंच गया, और दूसरा हेलिकेस जो है वो यहाँ आके पहुंच गया। अब क्वेश्चन है कि ये हेलिकेस कहीं तो आके रुकेंगे, ये कहीं पर आके रुकेंगे जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, एंड हो जाएगी। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस पॉइंट को कहेंगे क्या बेटा, एंड पॉइंट कहेंगे या टर्मिनेशन पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेशन पॉइंट। क्या कहेंगे, टर्मिनेशन पॉइंट। बेटा आपको एनसीईआरटी में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपको याद रखना है कि टर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन होगा एक जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था उसको ओरिसी कहा था, तो टर्मिनेशन कहां से होगा, वो भी एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेशन। तो ये इनिशिएशन पॉइंट था, ये टर्मिनेशन पॉइंट है, ये इनिशिएशन पॉइंट है, ये टर्मिनेशन पॉइंट है। तो अब यहां पर होता क्या है बेटा, यहां पर हेलिकेस को रोकना है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हेलिकेस एंजाइम को कैसे रोका जाएगा, हेलिकेस एंजाइम को कैसे रोका जाएगा। तो सपोज एक, अब एंजाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, एक एंजाइम है, इसको क्या कहेंगे पहले, ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था हमारा टर्मिनेशन पॉइंट या टस पॉइंट बोल सकते हैं, टर पॉइंट बोल सकते हैं। तो एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं टस प्रोटीन। क्या कहेंगे, ट्रस, टस प्रोटीन कहेंगे, टस प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, टस प्रोटीन कहेंगे। और ये टस प्रोटीन क्या करेगा, ये देखिए ये प्रोटीन जो है, यहां पर कुछ स्पेसिफिक साइट दिख रही है, यहां पर आप देखिए, ये यहां पर ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, ये पॉइंट जो है आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हमने टर्मिनेशन पॉइंट कहा है। तो यहां पर हेलिकेस आके रुक रहा है, हेलिकेस आके रुक रहा है और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को बंद कर रहा है। तो यहां पर इस पॉइंट को देखेंगे तो यहां पर जो जो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो हेलिकेस को आगे बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो यहां पर ये टस प्रोटीन जो है आके जुड़ता है। ये कौन सा प्रोटीन है बेटा, ये टस प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, टस प्रोटीन है। जो टस प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, यहाँ के बाइंड कर जाता है। तो देखिए ये टस प्रोटीन है, ये सपोज मैं ऐसा बना देता हूं, इस टस प्रोटीन को मैंने ऐसा बता दिया, ये टस प्रोटीन, ये क्या है, टस प्रोटीन है। चलिए मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। ये टस प्रोटीन है, सपोज ये जो है ये टस प्रोटीन है, ये क्या है, टस प्रोटीन है। क्या है, टस प्रोटीन है। ये क्या हो गया, टस प्रोटीन। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर यदि आप देखेंगे तो टस प्रोटीन की दो आप क्या देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं। टस प्रोटीन का ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये परमिसिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, परमिसिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, परमिसिव वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, परमिसिव एंड है। ये कौन सा एंड है, परमिसिव एंड है। ये क्या है, परमिसिव एंड। कुछ बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई, ये कौन सा एंड है, परमिसिव एंड है। क्या है, परमिसिव एंड है। जबकि इधर की साइड आप देख रहे हैं, जबकि आप इधर की साइड देख रहे हैं, ये वाला जो एंड दिख रहा है, ये वाला नॉन परमिसिव एंड है, नॉन परमिसिव एंड है। ये क्या है बेटा, नॉन परमिसिव एंड है, नॉन परमिसिव एंड। क्या है, नॉन परमिसिव एंड है। ये क्या है, नॉन परमिसिव एंड है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये नॉन परमिसिव एंड है, और ये जो है वो कैसा एंड है, ये जो है वो कैसा एंड है, ये जो एंड है वो परमिसिव एंड है। इसका मतलब वो किसको परमिशन देगा, नाम से समझ में आ रहा है। तो ये येलो वाला जो दिख रहा है ये परमिसिव एंड है, ये हेलिकेस को परमिशन देता है आगे बढ़ने की, जबकि ये जो होता है वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो आप देखिए, ये देखिए, ये है टस, ये है पूरा टस प्रोटीन। ये क्या है हमारे पास, टस प्रोटीन। ये क्या है, टस प्रोटीन। अब इस टस प्रोटीन में आप ये पिंक कलर का जो दिख रहे हैं, ये पिंक कलर का जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये टस प्रोटीन है। ये क्या करेगा, हेलिकेस को नॉन परमिसिव, ये कैसा है बेटा, नॉन परमिसिव है। ये इधर से हेलिकेस यदि जा रहा है तो हेलिकेस को यहाँ क्या कर देगा, रोक देगा। इधर से हेलिकेस जा रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, ये येलो वाला तो परमिसिव है, लेकिन ये इधर से देखो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रोक रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, ये रोक रहा है। अब यहाँ से देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये क्रॉस लगाया मैंने, ये क्या कर रहा है बेटा, इसको रोक रहा है। तो यदि मान लो इधर की डायरेक्शन से हेलिकेस जा रहा है तो येलो वाला पोर्शन परमिसिव ये जाने तो देगा, लेकिन ये वाला पार्ट उसको जाने नहीं देगा। तो हेलिकेस को क्या कर दिया,
ब्लॉक कर दिया, हेलिकेज को क्या कर दिया, ब्लॉक कर। यदि हेलिकेज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इधर से ये वाला परमिसिव है, ये वाला इसको जाने देगा, लेकिन इधर वाला जो है इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? ये टस प्रोटीन है और हेलिकेज को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, हेलिकेज को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब देखिए ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहां पर ये टस प्रोटीन है, ये क्या है, टस प्रोटीन है, यहां पर देख रहे हैं ये टस प्रोटीन है। तो इसमें जो आधा पार्ट है, आधा जो पार्ट है वो कैसा है, आधा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट वाला कैसा है बेटा, परमिसिव है, ये कैसा है, परमिसिव है। और इसके अलावा जो आपने अभी देखा ये वाला, ये कैसा था, नॉन परमिसिव था। तो मैं यहां पर लिख दूं, ये कैसा है, परमिसिव है, और ये कैसा है, नॉन परमिसिव है। तो इसका मतलब हेलिकेज नाम का जो एंजाइम होगा, यदि वो हेलिकेज नाम का एंजाइम जो है वो यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला देखो एक एक जगह ऐसी आएगी जहां पर, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आप देखिए, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर ये सी और ए जो होगा वो वहां पर आके हेलिकेज क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। जहां पर हेलिकेज क्या हो जाएगा, आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हेलिकेज जो है वहां पर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इस हेलिकेज को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा ये रोक दिया जा रहा है, किसके द्वारा, किसके द्वारा रोक दिया जा रहा है, नॉन परमिसिव एंड के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो ये वाला नुकीला वाला पार्ट जो दिख रहा है बेटा, वो नॉन परमिसिव पार्ट है, नॉन परमिसिव पार्ट है। जबकि येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है वो कैसा है, या ब्रॉड बोल सकते हैं हम, जो ब्रॉड वाला पार्ट है, जो ब्रॉड वाला पार्ट है वो कैसा है बेटा, ये ब्रॉड वाला पार्ट है, परमिसिव पार्ट है। और जो रेड कलर से दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा, परमिसिव पार्ट है, नॉन परमिसिव पार्ट है। तो इधर से हेलिकेज जाएगा तो इसको रोक दिया जाएगा। और यदि हेलिकेज जो है वो किधर से आ रहा है, यदि हेलिकेज यदि मान लो किधर से आ रहा है, हेलिकेज किधर से आ रहा है, यदि इस डायरेक्शन से आ रहा है तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो आई होप ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये किस टाइप से हेलिकेज को इस डायरेक्शन में क्या कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। यदि हेलिकेज जो है वो इस डायरेक्शन से जा रहा है, हेलिकेज हेलिकेज इधर से जा रहा है, तो ये उसको रोक देगा, ये उसको रोक देगा, ये उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ये इस डायरेक्शन में उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये नॉन परमिसिव था। लेकिन हेलिकेज जो है यदि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हेलिकेज उसको क्या कर देगा बेटा, को रोक देगा। यहां पर ये कौन सा पार्ट हो गया, नॉन परमिसिव पार्ट हो गया। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है, क्लियर है, देख पा रहे हैं, परमिसिव नॉन परमिसिव। परमिसिव कि इधर वाले डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज को तो आने देगा, ये वाला जो है वो इधर वाले हेलिकेज को तो आने देगा, लेकिन इधर वाला जो टस प्रोटीन है उसका नॉन परमिसिव उसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इधर से जो आ रहा है उसको ये रोक रहा है, और इधर से जो जा रहा है उसको ये रोक रहा है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि क्या बात समझ में आई कि जो परमिसिव एंड है, परमिसिव फेस क्या करता है, अलाउ द हेलिकेज टू मूव फॉरवर्ड, जबकि नॉन परमिसिव जो पार्ट होता है फेस ब्लॉक द हेलिकेज, क्या करेगा, ब्लॉक द हेलिकेज एंड प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट, फर्दर मूवमेंट को क्या कर देगा, रोक देगा। और इस टाइप से डीएनए जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, तो टर्मिनेशन पॉइंट या टर्मिनेशन साइट क्या होगी बेटा, जहां से टर्मिनेशन साइट क्या होगी, साइट है जहां से वो ये डीएनए का वो रीजन है जहां से रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी उसको टर्मिनेशन साइट कहेंगे। तो उस टर्मिनेशन साइट पर क्या मिलेगा आपको बेटा, टर साइट मिलेगी। क्या मिलेगी, टर साइट मिलेगी। अब देख पा रहे डायग्राम में ये सब दिख रहे हैं, TERH, TERI, TRE, TRD, TRA, और इधर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो TRC, TRB, TRFG, TRG। तो ये क्या है बेटा, सब टस साइट है। क्या है ये, टर साइट है। क्या है ये सब, टर साइट है। ये टर साइट है
जहां पर कौन बाइंड करेगा, टस प्रोटीन करेगा। इस टस प्रोटीन का नाम याद रखना है टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस। टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस जो होता है वो टर साइट पर बाइंड कर जाता है, और टस जो है बाइंड करेगा कहां पर, टर साइट पर। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, टर टस कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा, टर टस कॉम्प्लेक्स। और टस प्रोटीन जो है उसके दो फेज हैं, परमिसिव और नॉन परमिसिव। परमिसिव एंड नॉन परमिसिव, जो कि हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। तो यहां पर परमिसिव नॉन परमिसिव कहां से आया, वो यहां से आया कि आपको समझ में आएगा कि टस प्रोटीन का ही वो पार्ट है, एक तरफ से आने वाले हेलिकेज को क्या करेगा, जाने देगा, लेकिन दूसरा वाला रोक देगा। चलिए अब ये हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। एक डीएनए जो सर्कुलर था वो दूसरा डीएनए सर्कुलर नई कॉपी बन चुकी है। मतलब दोनों जो डीएनए हैं, पेरेंटल डीएनए और जो न्यू डीएनए है, वो आपस में क्या है बेटा, अभी भी जुड़े हुए हैं। अब देख पा रहे हैं यहां पर, यदि आप इसको रेड कलर से यदि हम बनाना चाहें, तो रेड कलर वाला जो डीएनए है वो मान लो ओल्ड वाला है। ये कौन सा डीएनए है, ओल्ड वाला है, या पेरेंटल डीएनए है। कौन सा डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए है। मान लो ये कौन सा डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है। तो इसके साथ में कौन सा बना है बेटा, इसके साथ में बना है न्यू डीएनए। इसके साथ में बना है न्यू डीएनए। तो मैं ब्लैक कलर से जो बना रहा हूं कौन है बेटा, वो न्यू डीएनए। वो क्या है, नया वाला डीएनए। तो ये ब्लैक कलर से जो बना रहा हूं क्या है, नया वाला डीएनए। क्या है, नया वाला डीएनए। तो आप देख रहे हैं कि पुराना जो ओल्ड डीएनए है, जो ओल्ड डीएनए है, वो ओल्ड डीएनए जो है वो नए वाले डीएनए के साथ, न्यू डीएनए के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। तो अब की बार एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज 4। ये टोपोआइसोमरेज 4 क्या करता है, वहां के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर देता है और दोनों को सेपरेशन कर देता है। क्या करता है, सेपरेट कर देता है। क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा बेटा, सेपरेट डीएनए से, डीएनए को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। क्या आपको बात समझ में आई। और इस टाइप से दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां तक का जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस थी वो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो पाया होगा। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तरीके से ये पूरा टर्मिनेशन तक की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाई होगी। चलिए, तो दो टू डॉटर डीएनए जो है वो सर्कुलर क्रोमोसोम्स है बैक्टीरिया के, जो सेपरेट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, सेपरेट किए जाएंगे बाय टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं डीकेटेनेशन। डीकेटेनेशन का मतलब होता है बेटा उनको दोनों को अलग करना। डीकेटेनेशन का मतलब होता है दोनों को क्या करना, अलग करना, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये ऑलरेडी जो थे जुड़े हुए थे, अटैच थे, तो इनको डीकेटेनेशन कर दिया, इसका मतलब इनको सेपरेट कर दिया। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज जो आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहें, तो मुझे भी आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इसी के बेस पर जो है सॉल्व कर पाएंगे। और आने वाले नीट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन यदि रेप्लिकेशन से बनता है तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा, आपको यदि ये नहीं समझ में आया है तो इसको लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करना है, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो बने रहे। और आपका जो टारगेट है बेटा, उस टारगेट के प्रति आपको क्या रखना है, बने रहना है। 100% आपकी सफलता होगी, सक्सेस होगा। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।